सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं नाइट हंटर के बारे में। ये कहानी है एक जासूस की जो पीछे लगा हुआ है एक सीरियल किलर के। कहानी की शुरुआत होती है और हम एक लड़की को भागते हुए देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा डरी हुई है। उसका एक आदमी पीछा कर रहा है। वो भागती जाती है और वो पीछा करते रहता है। एक वक्त के बाद लड़की को एहसास हो जाता है कि जल्दी ही वो आदमी उसे पकड़ लेगा। तब वो सामने वाले पुल से नीचे कूद जाती है। कूदते समय वो सीधा जाकर के गिरती है एक ट्रक के ऊपर और गिरते ही उसकी मौत हो जाती है। अगले दिन हम देखते हैं वॉल्टर मार्शल नाम के एक आदमी को जो पेशे से एक डिटेक्टिव है। वॉल्टर अभी अपनी बेटी फे के साथ बैठा हुआ है। फे कहती है कि आज रात कहीं वो घर ना आ पाए, वो अपने दोस्तों के साथ बाहर जा रही। इन बातों को सुनने के बाद वो समझाने लगता है और कहता है कि मैं एक डिटेक्टिव हूँ और इस शहर में क्या चल रहा है मुझे भली भांति पता है और तुम मेरी बेटी हो, इसीलिए मैं तुम्हें ये बात बताना चाहता हूँ कि तुम्हें कितना सतर्क रहने की जरूरत है, खास करके ऐसे लोगों से जिन्हें तुम नहीं जानते, और रात में बाहर निकलना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। इतना समझाने के बाद वो बाहर निकलता है और पहुंचता है उस जगह पे जहाँ पर उस लड़की की मौत हुई है। जाते ही वो पूछता है कि इस लड़की की डेड बॉडी के बारे में कैसे पता लगा। तब उसकी पार्टनर बताती है कि हमें एक ट्रक ड्राइवर ने कॉल किया था। वो ट्रक ड्राइव कर रहा था, अचानक उसे लड़की की लाश दिखी ऊपर, जिसके बारे में उसे कुछ भी पता नहीं था। तब उसने हमें कॉल किया। वॉल्टर कहता है कि कुछ पता लगा कि ये लड़की कौन है। उसकी पार्टनर कहती है कि हाँ, इस लड़की का नाम है एलिसन। कुछ समय पहले रिपोर्ट लिखवाई गई थी कि ये लड़की गायब हो गई है। उसके बाद से किसी को कुछ भी पता नहीं। वॉल्टर अब पूरी बॉडी को देखने लगता है एलिसन के। तब उसे बहुत सारे निशान नजर आते हैं। निशानों को देखने के बाद वो समझ जाता है कि किसी ने इस लड़की को बंधक बना करके रखा था और थोड़े समय के बाद उसने अपने आप को छुड़ा करके वहां से भागने की कोशिश की। तब उस आदमी ने उसका पीछा किया। अगर लड़की ट्रक के ऊपर गिरी है यानी कि वो किसी ऊंचे जगह से कूदी है, और ऊंची जगह कोई ब्रिज ही हो सकती है क्योंकि दूसरे ऊंची जगहों के अगल बगल से ट्रक नहीं गुजरते। अब जिस रूट से ये ट्रक आया हुआ है, ये लोग हर तरफ के ब्रिज के पास जाने लगते हैं। फाइनली उस ब्रिज के पास वॉल्टर पहुंच जाता है। कहता है कि एलिसन ने यहीं से छलांग लगाई थी, यानी कि वो कातिल अगल बगल में ही होगा। तभी एक कैफे में हम एक लड़की को देखते हैं जिसके सामने एक अधेड़ आदमी बैठा हुआ है और ये लड़की मासूम छोटी सी है। वो उसे अपनी बातों में उलझाता है और लेकर के चला जाता है होटल के एक कमरे में। इस लड़की का नाम है लारा। फिर वो आदमी अपने कपड़े उतारने लगता है, मगर वो इस लड़की के साथ कुछ कर पाता उससे पहले कूपर नाम का आदमी चला आता है अंदर और आते ही इस आदमी के सर पे मार करके उसे बेहोश कर देता है। इस आदमी का नाम है मैल्कम। कुछ देर के बाद जब उसे होश आता है तब कूपर उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम क्या करते हो। तुमने अब तक 5 लड़कियों का बलात्कार किया है और उसी की सजा देने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। मैंने तुम्हारे लिंग को काट दिया है। मैं तुम्हें कुछ दवाइयाँ लिख करके दे रहा हूँ जिन्हें खाओ, तुम ठीक हो जाओगे, मगर अब तुम कभी भी किसी भी लड़की के साथ हम बिस्तर नहीं हो पाओगे। उसके साथ साथ मैं तुम्हारे अकाउंट का सारा पैसा निकाल रहा हूँ। अगर तुमने पुलिस वालों के पास जाने की कोशिश की तब उन सारे सबूतों को मैं पब्लिक कर दूंगा, फिर तुम्हें जाना पड़ेगा जी। इतना कह के वो चला जाता है। तब हमें पता लगता है कि कूपर और लारा एक साथ मिलकर के काम करते हैं। कूपर उन लोगों की डिटेल्स निकालता है जो लड़कियों के साथ जागती करते हैं। फिर लारा उन्हें अपने जाल में फंसाती है और ये दोनों मिलकर के उसे सजा देते हैं। कूपर लारा को यहाँ पर इयररिंग्स देता है जिसे देख करके वो खुश हो जाती है। तब वो कहता है कि ये फैशन वाली इयररिंग्स नहीं है, इनमें ट्रैकर लगा हुआ है, इन्हें हमेशा पहन करके रखना ताकि मैं तुम्हें ट्रैक कर सकूं। फिर लारा रात में पहुंच जाती है अपने दूसरे टारगेट के पास। वो घंटों इंतजार करती है मगर वो आदमी नहीं आता कैफे में। तब वो गुस्से में आती है बाहर आते ही उसकी नजर पड़ती है एक कार पे और तब से उसका पता नहीं चलता। कूपर समझ चुका है कि लारा गायब हो गई है। वो उसे ढूंढने के लिए जा रहा होता है तेजी में उसे ट्रैक करते हुए, मगर उसकी गाड़ी की रफ्तार इतनी तेज होती है कि रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। तब पुलिस वाले उसे पकड़ लेते हैं। वो सबको रोकने की कोशिश करता है मगर पुलिस वाले नहीं मानते और लेकर के चले जाते हैं इंट्रोगेशन के लिए। थोड़ी देर के बाद उसके पास एक ऑफिसर आती है जिसका नाम है रेचल। कहती है कि हमने तुम्हारे पूरे गाड़ी की तलाशी ली, तुम किसी को ट्रैक कर रहे थे। वो कहता है कि हाँ, मैं अपनी बेटी को ट्रैक कर रहा था, उसकी जान खतरे में है, मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना पड़ेगा। अभी इनकी बातें चल ही रही होती है तभी वॉल्टर भी यहाँ पर आ जाता है। उसके साथ साथ इनका कमिश्नर भी है जिसका नाम है हार्पर। वॉल्टर हार्पर से पूछता है कि ये आदमी कौन है। कमिश्नर बताता है कि ये आदमी कभी डिस्ट्रिक्ट जज हुआ करता था और बड़े बड़े क्रिमिनल केसेस लड़े हैं इस आदमी, मगर इसी बीच बहुत सारे क्रिमिनल्स इसके दुश्मन बन गए। एक रात उन लोगों ने इसके घर पे हमला किया और इसके पूरे के पूरे परिवार को खत्म कर दिया। तब से इस आदमी ने अपनी नौकरी छोड़ी और अपने तरीके से चीजों को कर रहा है। वॉल्टर समझ जाता है कि कूपर गलत इंसान नहीं है। वो अंदर जाकर के कूपर से कहता है कि मुझे पूरी बात बताओ, मैं ढूंढूंगा तुम्हारी बेटी को, चलो मेरे साथ। तब वो लोग दोबारा लारा को ट्रैक करना शुरू कर देते हैं, मगर कुछ दूर आने के बाद ट्रैकर बंद हो जाता है एक जगह पर, यानी कि उस आदमी ने इयररिंग्स को फेंक दिया। तब पुलिस वाले चारों तरफ ड्रोन्स छोड़ देते हैं ताकि उन्हें पता लग सके कि अगल बगल में क्या है। कुछ ही दूरी पर उन्हें एक घर नजर आता है
वॉल्टर पहुंच जाता है घर के अंदर। पूरा का पूरा घर सुनसान पड़ा हुआ है। तब वो जाता है नीचे बेसमेंट में। अंदर जाते ही उसे छोटे छोटे बहुत सारे दरवाजे नजर आते हैं। एक दरवाजे के अंदर वो देखता है कि एक लड़की को कैद करके रखा गया है, मगर ये लारा नहीं है, यानी कि और भी लड़कियों को यहाँ पर बंधक बना करके रखा गया। वो तुरंत बैकअप टीम बुलाता है और जाने लगता है आगे। तभी उसे लारा भी दिख जाती। उसके साथ साथ एक आदमी नजर आता है जो इस घर का मालिक है। वॉल्टर उसे मार के बेहोश करता है। फिर ये लोग उसे पकड़ करके लाते हैं पुलिस स्टेशन और बाकी सारी लड़कियों को हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया जाता है। तब इन लड़कियों से बात करने के लिए रेचल आती है। वो बार बार एक लड़की से सवाल पूछती है, मगर वो लड़की कोई जवाब नहीं देती। तब रेचल को एहसास हो जाता है कि उस आदमी ने इन लड़कियों को बहरा कर दिया था, इसीलिए कुछ भी सुन नहीं पा रही हैं। इस बात से रेचल बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। दूसरी तरफ वॉल्टर जा करके मिलता है कूपर और लारा से। वो उन्हें कहता है कि तुम लोगों को इस बात का एहसास होना चाहिए कि जिस काम को तुम लोग कर रहे हो वो काम कितना ज्यादा खतरनाक है, कभी भी तुम लोगों की जान जा सकती है। मगर कूपर इन बातों पे ध्यान नहीं देता और लारा को लेकर के चला जाता है। तभी रेचल पहुंचती है पुलिस स्टेशन। जिस आदमी को उन लोगों ने उस घर के अंदर से पकड़ा था, अब इन्हें उससे पूछताछ करनी है। रेचल बहुत सारे सवाल करती है इस आदमी से, मगर वो ठीक से सवालों के जवाब नहीं देता। रेचल को एहसास हो जाता है कि यह आदमी मानसिक तौर पे बीमार है, मगर उन्हें इसका नाम पता लग गया है। इसका नाम है साइमन। ये एक के बाद एक सवाल पूछते रहते हैं। दूसरी तरफ वॉल्टर ने पूरी फाइल निकाल ली है। अब तक जितनी भी लड़कियों की मौत हुई है शहर में, पिछले कुछ समय से बहुत जगहों पे लड़कियों की लाशें मिली है और सारी लड़कियों में एक चीज कॉमन थी, उन्हें बहरा कर दिया गया था। और साइमन के घर से भी जो लड़की मिली है उसे भी बहरा किया गया था। यानी वॉल्टर इस बात को समझ रहा है कि ये सीरियल किलर कोई और नहीं बल्कि साइमन ही है, जो इतने समय से लड़कियों को मारे जा रहा है। हार्पर एक डिवाइस ला करके देता है वॉल्टर को, कहता है कि उस घर के अंदर से हमें ये डिवाइस मिली है और इसी की मदद से लड़कियों को बहरा किया गया है। तुरंत ये लोग इस डिवाइस को लेकर के पहुंचते हैं साइमन के पास, जिसे देखने के बाद वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तब हमें पता लगता है कि साइमन भी एक कान से बहरा है, यानी उसके साथ भी जागती हुई है। वो ऐसे ही चिल्लाते रहता है। दूसरी तरफ इन लोगों ने उस लड़की के पिता को ढूंढ लिया है, जो लड़की इन्हें बेसमेंट से मिली थी। अपनी बच्ची को देखने के बाद उसके पिता फूट फूट के रोने लगते हैं, क्योंकि पिछले 4 साल से वो लड़की गायब थी। वॉल्टर भी इस चीज को देख करके दंग रह जाता है कि 4 साल से इस लड़की को वहां पर टॉर्चर किया जा रहा था। अब पुलिस वालों की पूरी टीम जाती है उस घर पे। वहां पर उन्हें हर तरीके की चीजें मिलती हैं जिनसे लोगों को टॉर्चर किया गया है। इन चीजों को देखने के बाद सबकी हालत खराब होने लगती है। वॉल्टर किसी भी कीमत पे साइमन को सजा दिलवाना चाहता है। तब रेचल उसे बताती है कि इस आदमी को सजा दिलवाना इतना आसान नहीं है, ये मानसिक तौर पे बीमार है, कभी भी कानून इसे सजा नहीं देगा। इसका दिमाग एक बच्चे की दिमाग की तरह है। बचपन में इसके साथ कुछ ऐसा हुआ है जिस चीज ने इसे ऐसा बना दिया। इसके ऊपर भी कहीं ना कहीं जागती हुई है। वॉल्टर कहता है कि तुम्हें पता भी नहीं है कि आदमी कितना बड़ा दरिंदा है। फोरेंसिक डिपार्टमेंट की पूरी टीम गई थी उस घर के अंदर, जहाँ पर उन्हें 96 लड़कियों के डीएनए मिले हैं। अभी तक हमें उतनी लाशें भी नहीं मिली। पता नहीं इस दरिंदे ने उन बाकी लड़कियों के साथ क्या किया है। चाहे कुछ भी हो जाए, इस आदमी को सजा मिलनी चाहिए। इंसानियत के नाम पे कलंक है। दूसरी तरफ पुलिस वाले की टीम फिर से जाती है अंदर और वो पूरे बेसमेंट को छानने लगते हैं। जैसे ये लोग थोड़ा और अंदर जाते हैं, इन्हें लगता है कि छत के ऊपर कोई है। जैसे ये लोग ऊपर टच करते हैं, एक गैस लीक होने लगती है और सारे के सारे पुलिस वाले अंदर ही फंस जाते हैं। जैसे ही ये खबर हार्पर को मिलती है, वो अंदर आकर के साइमन को पीटने लगता है बड़ी बेरहमी से। तब रेचल उसे आके रोकती है और कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। हार्पर कहता है कि ये आदमी एक नंबर का दरिंदा है। इसे पता था कि जब ये पकड़ा जाएगा तो पुलिस वाले इसके बेसमेंट के अंदर जाएंगे। इसने पहले से ही वहां पर जाल बिछा करके रखा था। एक जहरीली गैस थी अंदर, जिस गैस के चपेट में आकर के 6 के 6 सिपाही मारे गए। इस आदमी को हमें कड़ी से कड़ी सजा देनी है। लेकिन मार खाने के बाद अब साइमन डरा हुआ है और डरने के बाद वो बहुत सारी चीजें बड़बड़ाते हुए बोलता है। तब रेचल को एहसास होता है कि बाकी लड़कियों को इस आदमी ने जला दिया और लड़कियों का शिकार करना इसे अच्छा लगता है, क्योंकि अपने दिमाग में इसने मान लिया है कि अंदर से एक भेड़िया है और शिकार करना ही इसकी नियति है। लेकिन रेचल बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज है कि ऐसा आदमी इतनी बड़ी चीजें कैसे कर सकता है। ये कभी भी अकेला नहीं हो सकता। इन सारे कामों में कोई ना कोई इसकी मदद कर रहा है। वो लड़कियों को ला करके इसके पास छोड़ता है, तब ये उनके साथ जागती करता है। रेचल जैसे ही बाहर आती है, हार्पर कहता है कि अभी के अभी पूरी की पूरी केस बनाओ। इस आदमी पे सारे की सारी चीजों के लिए मुकदमे होने चाहिए कि इसने 96 लड़कियों को किडनैप किया है और उनमें से 40 लड़कियों का मर्डर किया है। कल ही इसका ट्रायल होगा और अगर फिर भी कोर्ट ने इसे छोड़ दिया तो मैं अपने हाथों से इसे गोली मार दूंगा। अब रेचल भी परेशान है कि वो क्या करे। अब सबकी शिफ्ट खत्म हो चुकी है। 2 पुलिस वाले बाहर आते हैं, जिनमें से एक पुलिस वाला जाकर के बैठ जाता है अपनी कार में, मगर जैसे ही वो कार को स्टार्ट करता है, कार ब्लास्ट हो जाती है। तब सारे लोग बाहर आते हैं। अब हार्पर और भी ज्यादा गुस्से में है। वो वॉल्टर को कहता है कि अब तुम्हारे पास पूरी छूट है,
जिसे पकड़ना है उसे पकड़ो, जिसे टॉर्चर करना है उसे टॉर्चर करो, मगर मुझे वो आदमी चाहिए जो ये सारे ब्लास्ट कर रहा है। वॉल्टर भी इस बात को समझ जाता है कि हो ना हो ये साइमन का साथी ही है। साइमन को जब से पकड़ा गया है तब से उसका साथी बौखला गया है। अब जितनी जल्दी हो सके इन्हें उसके साथी तक पहुंचना है, तभी ये लोग गुत्थी को सुलझा पाएंगे। तभी इन्हें पता लगता है कि पुलिस वालों ने साइमन की माँ के बारे में पता लगाया है। उसका नाम था एमी। 1986 में उसे किसी ने किडनैप कर लिया था और किडनैप करने के बाद उसे रखा गया था एक टेक्सटाइल फैक्ट्री में, जहाँ पर हर रोज उसके साथ बलात्कार हुआ। फिर कुछ समय के बाद उसे ले जा करके छोड़ दिया गया एक बर्फीले तालाब में। बहुत स्ट्रगल करने के बाद एमी लास्ट में जिंदा बच गई, मगर जब वो वापस आई तब उसे पता लगा कि अब वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। जिस आदमी ने उसका बलात्कार किया था उसके पेट में उसी का बच्चा है। उसने बच्चे को रखा और अंत में साइमन पैदा हुआ, यानी साइमन उस बलात्कारी का बेटा है। उससे जब भी उसकी माँ देखती थी उसे वो आदमी याद आता था। उसने कभी भी अपने बच्चे को प्यार नहीं दिया, जिस चीज से साइमन परेशान होने लगा और उसकी मानसिक स्थिति खराब होने लगी। उसके कुछ सालों के बाद साइमन की माँ ने खुद अपनी जान ले ली। तब से वो मानसिक तौर पे और भी ज्यादा बीमार हो गया। अब इन्हें साइमन के बारे में सारी चीजें पता लग चुकी हैं। रेचल दोबारा बात करने जाती है साइमन से और ये सारी बातें कहती है। तब वो गुस्से में उसका गला पकड़ लेता है और चिल्ला करके कहता है कि जिसे तुम लोग ढूंढ रहे हो वो कभी भी तुम लोगों के हाथ नहीं आएगा। वो मेरे साथ परछाई की तरह घूमता है, वो बहुत शातिर है। इन बातों को सुनने के बाद अब कहीं ना कहीं रेचल की हालत खराब हो रही है। जितनी चीजें उसने पिछले कुछ समय में देखी हैं, वो सारी चीजें उसके दिमाग पे बहुत ही गहरा असर कर रही हैं। वो चुपचाप आकर के बाहर बैठ जाती है। तभी एक आदमी उसे ला करके एक बॉक्स देता है और कहता है कि वॉल्टर ने भेजा है तुम्हारे लिए। मगर जब रेचल उसे ध्यान से देखती है वो समझ जाती है कि इसे वॉल्टर ने नहीं भेजा है, शायद इसे उसी कातिल ने भेजा है। इसके अंदर बॉम्ब है। वो चिल्लाते हुए सबको कहती है कि सब के सब बाहर चलो। सारे के सारे पुलिस वाले बाहर चले आते हैं। तब हम ग्लासो नाम के पुलिस वाले को देखते हैं जिसे एक लेटर मिला था थोड़ी देर पहले, जिसमें लिखा था कि उसकी बेटी को उस आदमी ने किडनैप कर लिया है। अगर ग्लासो अपनी बेटी को जिंदा देखना चाहता है तो वो चुपके से साइमन को बाहर निकाले। ग्लासो ऐसा ही करता है। अपनी बच्ची को बचाने के लिए वो साइमन को पुलिस वालों के कपड़े पहनाता है और लेकर के चला आता है बाहर। कुछ देर के बाद ये बात पता लगती है वॉल्टर को। तब वो आता है घर के अंदर, देखता है कि यहाँ पर बॉम्ब स्क्वाड पहले से है। बॉम्ब स्क्वाड वाले जैसे उस बॉक्स को खोलते हैं अंदर उन्हें ग्लासो की बेटी नजर आती है, यानी कि कभी भी बॉम्ब था ही नहीं इस बॉक्स के अंदर। कातिल ने सिर्फ डराने के लिए इस चीज को किया था ताकि पुलिस वाले बाहर जाएं और ग्लासो चुपके से साइमन को लेकर के बाहर आ जाए। वॉल्टर भी अब परेशान हो रहा है। उसे समझ में आ रहा है कि वो कातिल अब पुलिस वालों के घर तक पहुंच चुका है। वो भागते हुए जाता है अपनी बेटी फे के पास। उसे एहसास हो रहा है कि कहीं फे के साथ भी कुछ गलत ना हो जाए। अगर ग्लासो की जगह वॉल्टर होता तो वो भी अपनी बच्ची को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता था। वो फे को समझाता है और कहता है कि मैं तुम्हें शहर से बाहर भेज रहा हूँ कुछ समय के लिए, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं पता है कि वो कातिल आजाद घूम रहा है, वो कभी भी फे तक पहुंच सकता है। अगले दिन वॉल्टर कहता है कि हमें कूपर की मदद की जरूरत पड़ेगी। वो लोग कूपर को बुला करके कहते हैं कि किसी ने साइमन की माँ का बलात्कार किया था, उस आदमी के बारे में पता लगाओ। कूपर कुछ ही समय में पता लगा लेता है। वॉल्टर जाता है उस आदमी के घर पे, मगर घर के अंदर घुसते ही देखता है कि उस आदमी की लाश पड़ी हुई है और उसे मारने वाला कोई और नहीं बल्कि साइमन ही है जो उसके सामने बैठा है। मगर जैसे ही ये लोग साइमन को गिरफ्तार करते हैं वो हंसने लगता है और ऐसे बातें करता है जैसे कि वो मानसिक तौर पे बिल्कुल ठीक हो। इस चीज को देखने के बाद सारे लोग बहुत चक्का रह जाते हैं। पुलिस स्टेशन के अंदर जब उसके साथ इंट्रोगेशन होता है तब इस बार वो अपने सारे गुनाहों को कबूल कर लेता है। वो रेचल को हर एक चीज बताता है कि कितनी लड़कियों को उसने किडनैप किया और कितनी लड़कियों को उसने मारा। वो एक एक बात बताने लगता है। तभी कूपर देखता है कि उसके घर से लारा गायब हो चुकी है। वो भागते हुए आता है वॉल्टर के पास। उससे कहता है कि मुझे किसी भी कीमत पे लारा को ढूंढना है। मुझे पता है कि ये साइमन ने ही किया है। अगर मेरी बेटी को कुछ भी हुआ तो मैं तुम लोगों के आंखों के सामने ही साइमन को गोली मार दूंगा। वॉल्टर कहता है कि उसे कुछ नहीं होगा। वो साइमन के पास जाकर के कहता है कि अभी के अभी बताओ लारा कहाँ पे है। वो कहता है कि मैं तुम्हें बता दूंगा, मगर उससे पहले मेरी एक शर्त है, मेरे सामने मीडिया वालों को बुलवाओ, मुझे उनसे बात करनी है। थोड़ी देर ये सारे लोग बात करते हैं और अंत में निश्चय करते हैं कि ये लोग मीडिया वाले को बुला रहे हैं। मगर जैसे ही साइमन मीडिया वालों के सामने जाता है वो सबको गालियां देते हुए कहता है कि अगर दुनिया में कोई सबसे वाहियात लोग हैं तो वो सारे के सारे मीडिया वाले हैं। वो खबर बनाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं और हर चीज को जैसे तोड़ मरोड़ के दिखाते हैं। उससे इंसानों का इंसानियत से भरोसा उठ जाता है। तो मीडिया वाले भी भड़क जाते हैं। पुलिस वाले तुरंत साइमन को बैठाते हैं गाड़ी के अंदर। साइमन के साथ यहाँ पर रेचल भी बैठ जाती है। सब लोग आगे बढ़ रहे हैं मगर इन्हें पता नहीं है कि कूपर इनके गाड़ी को फॉलो कर रहा है। उसे किसी भी कीमत पे साइमन को पकड़ना है ताकि उसे टॉर्चर करके वो पूछ सके कि लारा कहाँ पे है। कूपर को ये बात पता है कि साइमन इतनी आसानी से कुछ नहीं बताने वाला और दूसरी तरफ उसकी बेटी तड़प रही होगी
किसी भी वक्त उसकी मौत हो सकती है। तभी हम वॉल्टर को देखते हैं जो साइमन की पुरानी और नई दोनों की इंट्रोगेशन की वीडियोस को देख रहा होता है। तब उसे एक चीज नजर आती है, पहले जब उन लोगों ने साइमन को पकड़ा था तो वो लेफ्ट हैंड से लिखता था, मगर इस बार वो राइट हैंड से लिखने लगा। यहाँ पर वॉल्टर को समझ में आता है कि साइमन एक नहीं बल्कि दो हैं, यानी कि वो जुड़वा हैं। तभी कूपर टक्कर मार देता है पुलिस वालों की गाड़ी पे। जैसे ही उनकी गाड़ी पलटती है वो जाता है साइमन को बाहर निकालने के लिए, और बाहर निकालते ही उसे पीट पीट के पूछने लगता है कि बताओ मुझे लारा कहाँ पे है। तभी पीछे से एक आदमी आकर के शूट कर देता है उसे। जैसे ही साइमन खड़ा होता है वो चला जाता है दूसरे आदमी के पास, और कूपर पीछे घूमता है। पीछे घूमने के बाद वो पहली बार दोनों भाइयों को देखता है जो दोनों के दोनों हमशक्ल हैं, जिनमें से एक मंद बुद्धि है और दूसरा बिल्कुल ठीक है। दूसरा वाला गोली मार देता है कूपर को। फिर ये लोग रेचल को लेकर के यहाँ से चले जाते हैं। कुछ देर के बाद यहाँ पर वॉल्टर भी आता है। एक पुलिस वाला घायल बैठा हुआ है जो उसी गाड़ी को चला रहा था जिसके अंदर साइमन बैठा था। उससे जाकर के पूछता है वो कि तुमने क्या देखा। वो कहता है कि वो दो थे, दोनों की शक्ल बिल्कुल एक जैसी थी। मैं नीचे गिरा हुआ था, मैंने उनकी बातें सुनी। वो लोग रेचल को भी अपने साथ लेकर के गए, लारा भी उनके पास है। वो कह रहे थे कि किसी बर्फीले तालाब में वो इन दोनों लड़कियों को फेंक देंगे। इन बातों को सुनते ही वॉल्टर वापस आता है पुलिस स्टेशन और मिलता है हार्पर से। उसे पूरी बात बताता है कि वो लोग किसी बर्फीले तालाब के पास है। मैं पूरी की पूरी पुलिस फोर्स को लेकर के जा रहा हूँ। हार्पर उसे कहता है कि उन दोनों को गिरफ्तार नहीं करना है, मारना है। अगर उन लोगों को पकड़ा, जब तक उनके ऊपर कार्रवाई होगी तब तक वो लोग फिर से भाग सकते हैं, तो उन्हें जिंदा मत छोड़ना। अब वॉल्टर अपनी पूरी फोर्स को लेकर के निकल पड़ता है। तभी हम उन दोनों भाइयों को देखते हैं। इन लोगों ने लारा और रेचल इन दोनों को कपड़े में लपेट करके सुला दिया है बर्फीले तालाब के ऊपर। कपड़े में तेल लगा हुआ है और ये लोग तालाब के बाहर खड़े हैं। यहाँ से आग के गोले को फेंक रहे हैं ताकि इन दोनों लड़कियों के शरीर में आग लगे और जल करके बर्फ पिघलने के बाद वो लोग नीचे चले जाएं तालाब में। मगर ये लोग लड़कियों को जलाते उससे पहले यहाँ पर वॉल्टर आ जाता है। वॉल्टर को देखते ही ये लोग भागने लगते हैं। तब वॉल्टर दोनों लड़कियों को आजाद करता है। तब रेचल कहती है मैंने उन दोनों को जंगल के अंदर भागते हुए देखा है। तब रेचल और वॉल्टर दोनों जाते हैं जंगल के अंदर, मगर कुछ देर के बाद रेचल के ऊपर दूसरा वाला साइमन हमला करके उस पर बंदूक तान देता है और धीरे धीरे लेकर के आने लगता है आगे। तभी वो देखता है कि वॉल्टर ने पहले वाले साइमन को पकड़ करके रखा है जो मानसिक तौर पे बीमार है और उसने उसके सर के ऊपर बंदूक ताना है। वॉल्टर दूसरे साइमन को कहता है कि अगर अपने भाई को जिंदा देखना चाहते हो तो उसे छोड़ दो। तब वो रेचल को छोड़ देता है और कहता है कि मेरे भाई को छोड़ो। वॉल्टर पहले वाले साइमन के कान में कहता है कि अगर तुम अपने भाई से सच में प्यार करते हो तो जा करके उसे गले लगा लेना और कुछ भी हो जाए उसे मत छोड़ना। पहले वाला साइमन यही करता है, वो जाता है और अपने भाई को गले लगा लेता है। तभी दूसरे वाला साइमन गोली चलाता है और गोली आकर के लग जाती है वॉल्टर को। पर जहाँ पर ये दोनों भाई खड़े हैं वहाँ की नीचे की चट्टान पिघल जाती है। वॉल्टर जानता था कि ये चट्टान इतना वजन नहीं उठा पाएगी अगर ये दोनों एक दूसरे के गले लगे, और ऐसा ही होता है। ये दोनों भाई नीचे चले जाते हैं तालाब में जहाँ का पानी बहुत ठंडा है। दूसरे वाला साइमन बाहर आना चाहता है मगर पहले वाले साइमन ने उसे गले से लगा करके रखा है, इसीलिए वो ऊपर नहीं आ पाता और दोनों के दोनों भाई मारे जाते हैं। वॉल्टर यहीं पे पड़ा हुआ है जख्मी हालत में। तब रेचल उसे यहाँ से निकालती है। जैसे जैसे समय बीतता है वॉल्टर ठीक हो जाता है और अब वो समय बिताना चाहता है अपनी बेटी के साथ, जिसे लेकर के वो बाहर जा रहा है घूमने के लिए, और रेचल भी उसके साथ जा रही है। यानी कहीं ना कहीं ये दोनों एक दूसरे को चाहने लगे हैं। फिर इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।